Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now today we are going to see some questions that are related to history that will be based on art, architecture, ancient India, and some of the questions are from medieval history also. We will read out the question for you. What you need to do is to try to attempt that question on your own, and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. So let's start without wasting any time. The first question is, consider the following art and architecture. Here are some places given where some art and architecture is famous. आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो हैं वो गुप्ता पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं. The options given are: the first is Deoghar, second is Ajanta caves, third is Sultanganj, fourth is Bhitargaon, and 5 is Bagh caves. The options given are only 2, only 3, only 4 और all the 5. ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है all 5. Now all the 5 places are somewhat related to Gupta's art. मतलब गुप्ता पीरियड में जो भी आर्ट, स्कल्पचर, ठीक है, केव आर्ट्स, पेंटिंग्स जो डेवलप हुए वो इन प्लेसेस पे देखने को मिले हैं. तो ये सारे मतलब आप 5 प्लेसेस जो हैं दैट आर एसोसिएटेड विद गुप्ता पीरियड. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दशावतार टेम्पल जो है, जो कि देवघर में देखने को मिलता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल को इसको माना जाता है. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये डेफिनेटली गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही डेवलप किया गया था. तो आपका देवघर जो है इज द राइट आंसर. द सेकेंड इज द अजंता केव्स. यहाँ पर भी जो पेंटिंग्स देखने को मिले हैं, वॉल फ्रेस्कोज मिले हैं, वो भी आपके गुप्ता पीरियड के ही टाइम के हैं. इसके अलावा सुल्तानगंज में जो है वो ब्रॉन्ज स्कल्पचर कुछ मिला है, दैट इज ऑल्सो ट्रेस्ड टू आपका गुप्ता पीरियड. सुल्तानगंज बेसिकली भागलपुर एक जगह है बिहार, उसके पास ही देखने को मिलता है. तो यहाँ पर आपके जितने भी प्लेसेस थे, इवन जो आपके जो भीतरगांव है, यहाँ पर भी कुछ श्राइन्स हैं जो कि आपका बुंदेलखंड रीजन में पाया जाता है. यहाँ पर भी जो है गुप्ता पीरियड के टाइम ही जो है ये मतलब डेवलप किया गया था. और बाग केव्स तो डेफिनेटली है ही, यहाँ पर आपने पढ़ा ही है कि यहाँ पर भी बहुत सारे पेंटिंग्स और फ्रेस्कोस जो हैं वो देखने के मिले हैं ड्यूरिंग दी, एंड दैट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड. तो ये सारे जो है रिलेटेड हैं गुप्ता पीरियड के. आपको पता है कि गुप्ता पीरियड के टाइम जो आपका एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंडेड था, राइट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया टू सेंट्रल इंडिया एंड द ईस्ट. तो यहाँ पर आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ट्रेसेस देखने को मिले हैं. तो इस तरह का जब भी आपको पूरा एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा है, पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आपने पढ़ा है, तभी जाके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम लोग डिफिकल्टी को कैटेगराइज करें इस क्वेश्चन को, तो दिस इज अ L2 लेवल क्वेश्चन. L2 क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक तो नहीं है, आपने गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा है. अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते. हो सकता है कि आपको लगता है कि एक प्लेस जो है वो एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है अबाउट दी आर्ट फॉर्म दैट डेवलप ड्यूरिंग दिस एम्पायर, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. तो वी विल कैटेगराइज दिस इन दी L2. ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बाउंसर था, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप सॉल्व करने में काफी मुश्किल होता है, काफी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए रहता है, और बहुत टाइम इन डेप्थ नॉलेज होने के बावजूद उस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसको हम लोग स्किप कर देते हैं मैक्सिमम केस में. इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर सकते थे और आपको ये सही भी करना चाहिए था. ठीक है. Now the question is, please examine the following statements. The first statement is, the Vijayanagar ruler delegated significant powers to local authorities in the administration. The second is, slavery was a prevalent practice in Vijayanagar kingdom. And third is, the architectural style of Vijayanagar feature prominent Raya Gopurams and Kalyan Mandapas. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर एम्पायर सही है. ठीक है, ऑप्शंस गिवन आर only 1, only 2, all the 3 statements are correct or none of the statements are correct. ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं. चलिए कैसे, तो देखिए आपको पता है, देखिए आपने अगर एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट विजयनगर एम्पायर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि विजयनगर में जो है काफी डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला है एडमिनिस्ट्रेशन में. जैसे कि
आपका यूनिट्स क्रिएट किया गया था, मंडलम्स, फिर नाडोज, फिर स्थलाज एंड फाइनली इनटू ग्रामास। और डिफरेंट आप बोल सकते हैं गवर्निंग अथॉरिटीज बनाए गए थे, ठीक है, जैसे गवर्नर ऑफ मंडलम थे जिनको मंडलेश्वर कहा जाता था और नायकास कहा जाता था। तो आप देख रहे हैं कि काफी डिसेंट्रलाइज सिस्टम एग्जिस्ट करता था। तो यहां पर जो है डेलीगेट किया गया था सिग्निफिकेंट पावर टू दी लोकल अथॉरिटीज फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका डेफिनेटली सही हो जाता है। नाउ व्हाट अबाउट दी सेकंड स्टेटमेंट, स्लेवरी के बारे में। तो स्लेवरी के बारे में भी हमें पता चलता है कि एक ट्रैवलर थे निकोलो कॉन्टी, जिन्होंने अपने अकाउंट में बताया, वो जब विजिट किए थे विजयनगर एम्पायर तो उन्होंने कहा था किस समय उन्होंने विजिट किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, देवराया 2 के समय। तो उस समय काफी प्रिवेलेंस ऑफ स्लेवरी इन द किंगडम देखा गया है, ये वो अपने अकाउंट में बताएं और इससे हमें पता चलता है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ विजयनगर फीचर प्रोमिनेंट राया गोपुरम्स। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट गोपुरम्स द्रविडियन आर्किटेक्चर में, बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है ये, मैक्सिमम टेम्पल्स में आपको देखने को मिलता था गोपुरम्स। तो यहां पर भी राया गोपुरम्स बहुत लार्ज कंस्ट्रक्शन था, बहुत टॉल गोपुरम्स बनाए जाते थे, ठीक है। और कल्याण मंडपा के बारे में तो प्रीलिम्स में ही आपसे 2019 में पूछा गया था, कल्याण मंडपा भी क्रिएट किया गया था। तो ये जो है बहुत प्रोमिनेंट फीचर है अबाउट दी विजयनगर एम्पायर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम मिडिवल हिस्ट्री। The first is Mansabdari system was a grading system used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibilities. And the second is Mansabdars received their salaries as revenue assignment called jagirs. ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 not 2। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी में देखें, एंशिएंट टाइम्स में और मिडिवल टाइम्स में जो किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे हमारे कंट्री में, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स या रेवेन्यू सिस्टम्स क्या होते थे, इस पे बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एम्फेसिस करना है इन सब पॉइंट्स को भी, और इस पार्ट को अब आप नेग्लेक्ट करके नहीं जा सकते थे। देखिए इनिशियली क्या होता था, पीपल यूज टू focus more on modern history because the number of questions that were asked from modern history was somewhere around 8 to 9 questions. But in the recent times, right from 2019, 2020, 21 to 22, a lot of questions is being asked from the medieval history, from the art and architecture, and from the ancient times. So you cannot neglect this part. इस part को आप neglect करके जा रहे हैं तो हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, खास करके एडमिनिस्ट्रेशंस को लेके, चाहे वो मुगल पीरियड का हो, विजयनगर एम्पायर के टाइम का हो, गुप्ता पीरियड का हो, या फिर भी इंपॉर्टेंट जैसे और साउथ के जो बाकी किंगडम्स हैं उस समय का हो। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और कौन सा पोजीशन किस लिए था, उसका आप बोल सकते हैं उसकी क्वालिटीज क्या थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग मनसबदारी सिस्टम के बारे में देखें तो ये मुगल एम्पायर के दौरान इसको लाया गया था अराउंड 1571 AD। एंड मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल होल्डिंग अ मनसब। मनसब बेसिकली इज अ रैंक, ठीक है, एक रैंक, मनसब को रैंक बोला जाता है। तो इसको एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम बना हुआ था मुगल में, और इनको बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया गया था। अब देखिए मनसबदार जो क्या थे, उनको हाईएस्ट नोबल पोजीशन मिला था कोर्ट में, और बहुत लार्ज सैलरी वो लेते थे। और इस पे क्या है कि मनसबदारी को जो है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी। यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको इन द नेम ऑफ किंग कुछ सवार और कैवलरी मैन हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता था, ताकि एम्पायर को अगर कभी जरूरत पड़े तो वो इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। अब देखिए इनको सैलरी कैसे मिलता था, तो मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइन्ड कॉल्ड असाइनमेंट्स कॉल्ड जागिर्स, समवॉट लाइक इक्तास, ठीक है। इक्ता से ही मिलता जुलता चीज था। इसमें क्या था कि उनको कुछ लैंड्स दे दिया गया जाता था, जिससे जो भी रेवेन्यू आता था वो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी अपने रख लेते थे, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में आपको जानना, क्योंकि इससे रीसेंट टाइम्स में क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। नाउ इफ विल कैटेगराइज द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग L2 में ही रखेंगे, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम या जागीरदारी सिस्टम या जो मुगल पीरियड में जितने भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो टर्म्स थे या पोजीशंस थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है। तो दिस वाज डुएबल, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स was the profession of who of the following, ठीक है। Now this is a previous year question, this came in somewhere in 2016 UPSC prelims। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन A is श्रमना, B is परिव्राज, C is अग्रहारिका एंड D is मागधा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पोजीशन ऐसा था जिसको इस तरह का टास्क दिया गया था, जैसे मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, एपिक टेल्स, इनका यही प्रोफेशन था। बताना है आपको कि ये कौन सा सही प्रोफेशन है।
तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है मागधा। नाउ दिस इज अ, यू मे से दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आपको आप बोल सकते हैं ना, इस क्वेश्चन को करेक्ट करने में आपको सिर्फ 25% ही आपका सक्सेस रेट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा डेप्थ चाहिए ऑफ नॉलेज। जब तक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज अ डेफिनेटली L3 लेवल ऑफ क्वेश्चन। और अगर इस तरह का क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, अगर आप नहीं जानते, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली आपका नेगेटिव करवा देगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं अबाउट मागधास। तो मागधास एंड सूतास वर एसोसिएटेड विद मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स। इनका यही काम था, ठीक है। और मगधा वाज अ कोर्टियर इन एंशिएंट इंडिया। In fact, it was the task of the different groups who were called Sutas or Magdas to remember the chronicles. इनका यही काम था कि उनको chronicles, dynastic histories of different dynasties याद रखना था, कि वो कहीं पे भी जाके इसके बारे में बता पाए, ठीक है। तो ये जो है इनका काम था। और इसके बारे में आप थोड़ा सा, इवन जो बाकी पोजीशंस हैं, श्रमना, परिव्राज, अग्रहारिकाज, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो डेफिनेटली अगर इससे कहीं क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा जाता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं या ऑप्शंस के नजदीक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको कुछ टेम्पल्स दिए हुए हैं और यहां पर कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा टेम्पल जो है वो किस प्लेस में एसोसिएटेड है। आपको यहां पर नीचे कोड्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इज विजय शंकर टेम्पल एंड इट सामने में है आंध्र प्रदेश, मतलब ऑप्शन 1 में है आंध्र प्रदेश। बी इज राजा रानी टेम्पल, सी इज कंडरिया महादेव टेम्पल, डी इज भीमेश्वरा टेम्पल। अगर हम लोग इधर देखें तो 1 इज आंध्र प्रदेश, 2 इज कर्नाटका, 3rd इज मध्य प्रदेश एंड 4th इज ओडिशा। तो आपको जल्दी से बताना है करेक्ट मैच क्या है और इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, A2, B4, C3 एंड D1। A2 मतलब क्या हुआ, आप बोलेंगे तो विजय शंकर टेम्पल जो है दैट इज सीन इन कर्नाटका। और ये कहां पर देखा जाता है, आप बोलेंगे श्रृंगेरी में, ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। अगर हम लोग राजा रानी टेम्पल की बात करें तो दिस इज ऐसा, ये कहां आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहां देखने को मिलेगा, आपका भुवनेश्वर में, ठीक है। तो अगर कुछ लोग को फॉर एग्जांपल देखिए इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं जहां पे रीजनल टेम्पल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उस प्लेस पे अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपने कभी विजिट किया है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो उससे बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दिस वाज अ इजियर क्वेश्चन दैट वाज अर्लियर आस्क्ड इन यूपीएससी। इस तरह का क्वेश्चंस यूपीएससी अर्ली पूछ रहा था, लेकिन अब यहां पर हो सकता था आपसे इस साल या आगे आने वाले सालों में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऐसे ही ऑप्शंस दे देगा 1 2 3 4 और आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। ओनली 1 हो सकता है, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल दी 4 आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो इसी चीज को हमने डिस्कस किया है कि यूपीएससी ने एक लेवल और ऊपर जाके ऑप्शन सेट किया है। तो आपको क्या करना है कि एक प्लेस के बारे में पता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक्चुअली पहले ऑप्शन एलिमिनेशंस काफी इजी हो जाता था, अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो आप क्वेश्चन के नजदीक पहुंच जाते थे, आंसर के नजदीक पहुंच जाते थे। लेकिन अब आपको क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप किया है तो आपको भी अपना थोड़ा सा नॉलेज का डेप्थ इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड इन सम क्वेश्चंस जैसे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर मिडिवल टाइम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस मत करिए, इन एरियाज पे भी फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस इस साल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आपके लिए 5 क्वेश्चंस और लाते रहेंगे, जहां पर आपको क्या करना है, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और अभी क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2023, तो मेंस इनिशिएटिव भी आने वाला है। मेंस का डेली आंसर आप लिख ही रहे हैं हमारे साथ, आंसर राइटिंग पर भी जो है फोकस करिए। एंड इफ यू हैव नॉट क्वालिफाइड द प्रीलिम्स, आप बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचिए, आप जो डेली क्वेश्चंस मिल रहा है उसको प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि बिकॉज अगर आप अभी से प्रीलिम्स की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आप लास्ट टाइम तक जो है वो थक जाएंगे। तो अपने प्रिपरेशन को टाइम करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस डेली सॉल्व करिए कि आपका ब्रेन वर्क करते रहे एंड मतलब आप डेली अब अपने कुछ नॉलेज में एडिशन करें। जैसे अगर आपने यहाँ पर टेम्पल्स के बारे में पढ़ा तो इन सारे टेम्पल्स को आप एक बार गूगल सर्च जरूर करें, इसके बारे में थोड़ा सा देखें, इनका पिक्चर्स देखें, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ पिक्टोरियल मेमोरी जो कि आपके एग्जाम में काफी मदद करता है। तो इस तरह के स्मॉल हैबिट्स पर अगर आप डेली काम करेंगे तो जाके आपको एग्जैक्ट एग्जाम जो प्रीलिम्स होता है उसमें बहुत मदद मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।